हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तारीख आज आपका है 1 जुलाई और इम्पॉर्टेंट वो खबरें, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे ही आपको दिखा होगा और वो है किसके बारे में, जो काफ़ी समय से आपको इंतज़ार भी था कि 1 जुलाई आए और जल्द से जल्द लागू हो। न्यू क्रिमिनल लॉज अब आपके इन्फोर्स कर दिए गए हैं, लागू कर दिए गए हैं और एक्टिवेट भी पूरी तरीके से हो गया है। पहला केस भी रजिस्टर कर दिया गया हैदराबाद में। ठीक है, तो क्या है ये? तो जैसा कि आपको पता है कि आपके कुछ कानून बहुत समय से चल रहे हैं, कॉलोनियल पीरियड से ही चल रहे हैं। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, फिर उसके बाद वही है सीआरपीसी एक्ट वगैरह, तो उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं आज के समय के अनुसार। जैसे आप टेक्नोलॉजी हो गई है, लोग अपीयर नहीं हो सकते उतना कोर्ट वगैरह में, समय की पाबंदी है लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जल्दी से जल्दी सुनवाई हो जाए, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपके चेंजेस किए गए हैं और उसी को ही अब लागू कर दिया गया है। नाम भी बदल दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जो आपका क्या हुआ करता था, सीआरपीसी एक्ट हुआ करता था, वो क्या हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से अब जाना जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया है। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 को रिप्लेस कर दिया है। और फाइनली यहां पे आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, या जिसको आप कहते थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, तीन ये आपके रिप्लेस किए गए हैं और उसमें जो नए नए चेंजेज आए हैं यहां पे आप देख सकते हैं। 0 FIR, मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि जहां पे कोई घटना घटी है, आपके साथ कोई घटना हुई है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ही जाके दर्ज कराएं। ठीक है, आप कहीं पर भी कोई भी घटना हुई हो, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, FIR वगैरह दर्ज करा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेंट वगैरह ऑनलाइन किया जा सकता है। अब पूरी तरीके से कोई भी पर्सन आपका हो, ठीक है, रिपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब ऑनलाइन वगैरह थ्रू, मैसेज वगैरह के थ्रू आपको सम्मन वगैरह भी देखिए भेजा जाएगा। ठीक है, जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू बिकम विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल। ठीक है, ये भी देखिए 45 दिन का समय, तो इसमें अब काफी तेजी आएगी और काफी बेहतरी होगी। फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया, या प्रोविजन अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग, इन सबका कोई कड़ा प्रावधान वगैरह नहीं था। जनता भीड़ देखो पकड़ के मार देती थी, उसको जानती थी कोई कानूनी नहीं, मजे करो। अब नहीं बेटा, अब कुछ गड़बड़ करोगे तो सीधा लंबा यहाँ पे कानून वगैरह बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अ विमन रेप विक्टिम विल बी रिकॉर्डेड, किसके सानिध्य में होगा, वीमेन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अगर आप किसी महिला का रेप वगैरह हो जाता है ना, तो ये किसी महिला पुलिस ऑफिसर होगी या उनके गार्जियन या उनके फिर रिलेटिव के ही अंडर में आपकी क्या होगी, रिपोर्ट वगैरह दर्ज होगी, बयान वगैरह दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और जो गैंग रेप ऑफ अ माइनर, ठीक है, माइनर का अगर गैंग रेप वगैरह हो जाता है तो यहां पे सीधा मौत की सजा सुनाई जाएगी उसे। ठीक है, फिर उसके बाद यही सब सारे केसेस हैं, जो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे फैक्ट वगैरह भी 16,000 पुलिस स्टेशन, 650 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए। बाकी और भी कई सारी चीजें जहाँ पे देखी आई हैं। क्या होगा, मैंडेटरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा ऑफ सर्च एंड सीजर एंड कंपल्सरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन फॉर द सीरियस क्राइम्स। ठीक है, आपको जो सीरियस ऑफेंसेस वगैरह होंगे ना, अपराध वगैरह होंगे, तो इनका भी पूरी तरीके से, जहां पे अपराध वाला साइट होगा तो वहां पे उसकी भी मैंडेटरी रिकॉर्डिंग वगैरह की जाएगी फॉर द एविडेंस, मतलब उसका सबूत के तौर पे आप यूज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, FIR फाइलिंग वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं, फॉरेंसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह, तो काफ़ी ये चेंज किया गया है इसमें, जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ई साक्ष्य प्लेटफॉर्म भी है आपका, जो कि पूरी तरीके से किसके अंडर में रहेगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर में, जो कि एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगा, जो आप देखोगे कि पुरानी रिकॉर्डिंग या नई रिकॉर्डिंग वहां पे सेव रहेगी, जो कि आप किसी भी समय इसका यूज कर सकते हो या कोड यूज कर सकता है एक आपके एविडेंस के रूप में। तो ये सब सारी चीजें आपकी इंट्रोड्यूस की गई हैं, इसको भी अच्छे से पढ़िए और ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कोर्ट ऑन क्लाइमेट राइट एंड हाउ इंडिया कैन इन्फोर्स इट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, सांस लेना दुर्भर हो गया है, देश की सारी बड़ी बिग सिटीज, चाहे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं पर भी हो, सब एकदम दुनिया के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में है। एक सांस लेना मतलब कहा जाता है 10-20 सिगरेट के बराबर है, तो खुद हमारा जीवन खत्म हो रहा है, 10 साल उम्र कम हो गई है, माइनस कर लेना। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे देखिए कोर्ट में केस की सुनवाई वगैरह हुई और यहाँ पे कोर्ट ने कहा भैया आपको अधिकार है टू बी राइट फ्रॉम फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज।
ठीक है, आपको अच्छा सांस लेने का अधिकार, अच्छे वातावरण में जीने का अधिकार है, पॉल्यूटेड फ्री इन्वायरमेंट में रहने का अधिकार है, और ये आपका अधिकार अंडर आर्टिकल 21 और अंडर आर्टिकल 14 दे रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आपका। तो यहाँ पे इसी के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे जो लैंडमार्क जजमेंट आया है एक तरीके से आपके लिए दरवाजे भी खोल देगा कि आप सरकार के खिलाफ जाके सीधा मुकदमा कीजिए, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकते हैं अगर वो भी आपका वातावरण खराब कर रहा है। पता चला कोई वो लगा दिया, कोई बिल्डिंग लगा के और उसमें कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वातावरण खराब हो रहा, धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, नालियाँ गड़बड़ हो रही हैं, उसके तहत मीथेन गैस आपका बगल में निकल रहा है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर होंगी तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको अच्छे तरीके से वातावरण नहीं दे रही है, इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कम से कम ये सब आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, द जजमेंट रेज द क्वेश्चन अबाउट द वेदर द कोर्ट ओवर एम्फसाइज लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। कोर्ट यहाँ पे भी कह रहा है कि आपको क्या करना होगा, बड़े लेवल पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस करना होगा, जिसके माध्यम से ज़्यादा ज़्यादा आपका क्या हो, इसको बढ़ावा मिल सके, और उसके साथ साथ जितना ज़्यादा क्लाइमेटिक आपका कार्बन एमिशन कम होगा उतना ही ज़्यादा इन्वायरमेंट भी ठीक रहेगा। तो ये सब सारी बातें यहाँ पे बताया है इन्होंने। पोटेंशियल पाथ भी यहाँ पे बताया है कि क्या क्या अप्रोचेज हम अपना सकते हैं। जुडिशियल अप्रोच हो गया, लेजिस्लेटिव अप्रोच हो गया, इसको भी फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसको हम बेहतर कर सकते हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे यहाँ काफ़ी लैक कर रहा है एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसा कोई बड़ा कठोर कानून भी नहीं है। अगर कोई क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उसके प्रति कोई जिम्मेदार है, उसको हम कड़ा या कठिन कानून सुनाएं। जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो उनके पास पैसे हैं, सरकार को पैसा दो, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहो। तो यहाँ पर जो लैक कर रहा है इसको भी हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर कड़ा एक्शन लीजिए, क्लाइमेटिक एक्शन लीजिए, उस पर पॉलिसीज बनाइए और उसको लागू कीजिए। ठीक है, इफेक्टिव क्लाइमेटिक लेजिस्लेशन इन इंडिया मस्ट बी टेलर्ड टू ऑन लोकल कॉन्टेक्स्ट कंसिडरिंग इंडियाज डेवलपमेंट स्टेज सोशल इक्वालिटी एंड फेडरलिज्म, ताकि सारी चीज़ें क्या हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस भी लीजिए, और जो बेहतर है उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे फॉलो भी करना होगा। अर्बन प्लानिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी अच्छे तरीके से एक्सक्यूशन करना होगा, और ताकि हम अच्छे तरीके से एक बेहतर इन्वायरमेंट बना सकें। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो माइनर है। ठीक है, आपका देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, तो एक तरीके से उसकी हालत के बारे में यहाँ पे बयान किया गया है कि जब से 2014 का आपका नई सरकार बनी है तो उसके बाद देखा जाए तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मेजॉरिटी के रूप में यही अल्पसंख्यक है मुस्लिम, तो इनका काफ़ी दुर्दशा के रूप में यहाँ पे कहा कि इनकी काफ़ी दुर्दशा हुई, यानी पहले की जो स्थिति थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। किस किस फॉर्म में देखा जाए तो लिंचिंग के फॉर्म में पकड़ के जनता ने मार दिया। कारण क्या था, कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगा कि हमें गाय काटने ले जा रहे हैं, पता चला कि वो गाय को गौशाला में ले जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होती रही हैं। ठीक है, लिंचिंग हो गया, बुलडोजर जस्टिस हो गया। अगर मुस्लिम समुदाय का है, किसी कुछ बोल दिया, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो सीधा आप बुलडोजर चला दोगे। और हिंदू समुदाय का है, अभी आप देखे होंगे, किसी के साथ रेप कर दिया है, किसी के साथ कुछ जघन्य अपराध कर दिया तो नेता ही बना बैठा है। कहाँ से बिलोंग करता था, वो तो भारतीय युवा मोर्चा का सदस्य था। अभी बीएचयू में देखिए कितनी जगह घटनाएं हुई, किसी घर बुलडोजर तो क्या एक दीवार भी नहीं तोड़ी गई, और वही अगर मुस्लिम कर दिया होता तो उसका सातों पुश्तें उठा लिया जाता। तो ये एक तरीके से पार्शियलिटी यहाँ पे पचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना। तो राइट्स वगैरह, दंगे वगैरह बड़े लेवल पे भड़का दिए जाएंगे, अपना पॉलिटिक्स फ़ायदा उठाने के लिए दंगे भड़का दिए गए। तो ये सब बड़े लार्ज लेवल पे देखा गया है। 2014 से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो ये स्थिति काफ़ी नाजुक नज़र आती दिखाई दे रही। 2024 का इलेक्शन भी यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं ले आया। 400 पार का नारा रहा, संविधान बदलेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई। ठीक है, मुस्लिम्स के खिलाफ भी बहुत भड़काऊ भाषण हुए, अलगाववाद की खूब बड़ी बड़ी बातें हुई, नॉट इवन जिससे उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री से लेके उनके सारे मंत्री या जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा। लेकिन उसका रिजल्ट जस्ट उल्टा हो गया, मैंडेट पूरी तरीके से नहीं मिला, और यहाँ पे मेजॉरिटी में भी खुद बीजेपी नहीं आई, वो तो एनडीए ने चलो ठीक लाख बचा ली, तो फाइनली सरकार बच गई। तो इससे उम्मीद भी है कि जो हम लोग सेकुलर पॉलिटी की बात करते हैं वो भी अब आगे होगी, उससे भी हमें ज़्यादा आशा वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे मेजॉरिटी में भी नहीं आई तो एक वैचारिक हार के रूप में भी देखा गया। ठीक है, और उससे मैसेज भी लेने की बात कही जा रही है कि अब आपको आगे बेहतर करना होगा, बराबरी का दर्जा, इक्विटी लेके आना होगा सारे धर्मों के प्रति। मेनली यहाँ पे मुस्लिम की जो स्थिति खराब हुई है,
आपके मनमोहन सिंह ने भी इस बात को सामने रखा कि अभी तक इलेक्टोरल इतिहास में यानी फ्रॉम 1952 से लेके आज तक अभी तक इतना ज्यादा इस्लामोफोबिक नेचर में इलेक्टोरल कैंपेनिंग नहीं हुई। मोर देन 280 270 आपकी रैलियां हुई बाय द मोदी जी, ठीक है। उसमें देखा गया कि बड़े बड़े रैलियों में, बड़े बड़े भाषणों में उन्होंने कुछ ऐसे स्पीचेस दिए जो अलगाव को दिखाता हो, ठीक है। तो ये सब उम्मीद एटलीस्ट नहीं की जा सकती आपसे, तो बिल्कुल नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, प्रधानमंत्री हो, सब आपके लिए बराबर, आप राजा हो और प्रजा आपके लिए सब एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अलग करने की कोशिश की गई, ठीक है। मीडिया के इंटरव्यूज़ वगैरह में तो आप देखोगे तो नहीं, हमारे लिए सब बराबर हैं। घर पे हमारी ईद होती थी तो अब्दुल के घर से ही खीर बनती थी, उस दिन खाना नहीं आता था। और वही आप वहीं जहाँ आप मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हो वहीं पे ही आप अपने भाषण में अलग बातें कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी दुखी लोगों को किया गया। तो यहाँ पे देखोगे अभी जब सरकार बन गई, जो मुस्लिम आपके यहाँ पे क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा लैक हुआ, देखने को नहीं मिला। गिने चुने शायद रहे हो, शायद खड़े भी नहीं रहे हो, जितने भी इन्होंने 445-50 सीटों पे खड़े किए अपने कैंडिडेट्स को, तो इसमें भी पूरी तरीके से लैक होते दिखाई दिया है। और फिर फाइनली जब आपके रिजल्ट के बाद कैबिनेट में भी शामिल करने की भी बिल्कुल ना के बराबर रेशियो देखा गया है। तो ये भी पूरी तरीके से जो आप बातें करते हो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, ये भी बिल्कुल नील दिखाई दे रही है। डेमोक्रेटिक मतलब सब बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी जरूरत है, मुस्लिम फेस एक्सटेंसिवली स्क्रूटनी एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का भी पूरा उनको सामना करना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो, नाम से ही चर्चा कर हो जाएगा, आपको अलगाव का सामना करना पड़ेगा। अटायर, डाइटरी प्रेफरेंसेस, प्रेयर प्रैक्टिसेस, कौन कहाँ पे पढ़ेगा, मस्जिद यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ रहा तो मार दो, जय श्री राम कर रहे हो तो जय जय हो, आपकी जयकार होगी। तो ये गलत बात। अटायर से भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री देखो, इतने बड़े भाई पद पे, अरे प्रधानमंत्री होकर ऐसा बोलना चाहिए कि कपड़े से, हम उनके कपड़े से पहचान जाते हैं कि वो कौन है। अरे यार गलत बात, नहीं गलत बात है, ठीक है। तो वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये सब देखा गया है, ठीक है। तो ये गलत है, क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हिंदुत्व एजेंडा एम्स टू एस्टैब्लिश अ मेजोरिटियन हिंदू राष्ट्र बाय अदरिंग मुस्लिम्स एंड डिनाइंग देम इक्वल राइट्स, बराबर का अधिकार भी इनको वंचित किया जा रहा है। उसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है, हिंदू इनका मेन एजेंडा ही है कि हम एक क्या बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, मेनली देखा जाए, ठीक है। मुस्लिमों को अलग कर देंगे, ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। ऐसा संभव है, सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। कैसे तुम कर लोगे, जबरदस्ती थोड़ी कर लोगे, भगा तो मार तो दोगे नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो वही बात तुमसे भी पूछी गई थी। आप देखोगे चंद्रचूड़ जो आपके क्या हैं सीजीआई साहब है, तो उनसे भी पूछा गया क्या ऐसा संभव है, कहे यार फालतू बात कर रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है। एक छोटे से गांव को आप नहीं कर सकते, आप हिंदू गांव नहीं बना सकते, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम हर एक जाति समुदाय हर धर्म के लोग रहते हैं, वहां पे आप सबको हटा के सिर्फ हिंदू हिंदू का नहीं कर सकते, तो राष्ट्र तो बहुत बड़ी चीज है। बात देखिए एकदम सही बोला उन्होंने। तो ऐसा सोचना सिर्फ सपने जैसा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका था तमिलनाडु फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे यहाँ पे अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं यहाँ के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है यूनियन मतलब सेंटर से कि भैया हमें भी कुछ पैसा वगैरह दीजिए ताकि हम भी चेन्नई मेट्रो वगैरह को बेहतर कर सकें, जो आपके डिजास्टर हिट एरियाज़ हैं उनको बेहतर कर सकें, रिस्टोर कर सकें, बेहतर बना सकें। तो उसके लिए भी पैसे वगैरह मांगे गए। तो फेज़ 2 का जो इनका काम चल रहा है चेन्नई मेट्रो वगैरह का 119 किलोमीटर है, जिसमें अंडरग्राउंड एलिवेटेड वगैरह सारी तरीके की, हर जहाँ पे कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो आप देखते होंगे ना आपका रेलवे वगैरह, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं। बाकी एडीबी वगैरह ने भी पैसा दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल और पैसा की मांग यहाँ पे की गई है, अप्रूव भी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2021 में ही अप्रूवल मिल गया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का, लेकिन सीसीईए मतलब यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने काफ़ी डिले किया, और यहाँ पे फिर फाइनली देखा जाए तमिलनाडु हैज़ बीन फंडिंग द प्रोजेक्ट कॉजिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यू किया दैट द सेंट्रल फंड्स रिलीज फॉर नेचुरल डिजास्टर रिस्टोरेशन आर इनसफिशिएंट, यानी जो केंद्र सरकार पैसा वगैरह देती है वो भी इनसफिशिएंट है। आपके डिजास्टर वगैरह जो आते रहते हैं, बाढ़ हो गया, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, तो इसके लिए भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसमें भी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी उचित जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी करने की कोशिश करें।
फिर फाइनली बात आती है यहाँ पे, शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू द स्टेट लिस्ट, मतलब कि इसके पहले जो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा है वो किसी और लिस्ट में हुआ करता था। लिस्ट आपकी देखिए जाए तो 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक सेंट्रल लिस्ट जिसपे कानून बनाएगा कौन आपका सेंटर, फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट, फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट जो जिस मुद्दे पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो पहले जो एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा था ये किसमें था, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ये किसका हिस्सा था, स्टेट लिस्ट का। लेकिन आफ्टर इमरजेंसी सोन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे इसको एजुकेशन को किसमें रख दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में, अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। लेकिन फिर इसको करने की कोशिश की गई कि फिर से हम इसको स्टेट लिस्ट में लाएंगे अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया, फिर वैसे के वैसा रह गया। ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे यूएस में एजुकेशन मैनेज बाय द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, फिर कनाडा में देखोगे प्रोविंसेस के द्वारा होता है, अफ्रीका में देखोगे साउथ अफ्रीका में नेशनल प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी बात चल रही है कि फिर से अगर हम इसको स्टेट लिस्ट में लाएं तो ठीक रहेगा, स्टेट सारी जिम्मेदारी हमारे बेहतर रहे, क्योंकि एनटीए देख रहे हो, चाहे नीट होगा, चाहे आपका नेट हुआ, अपकमिंग सीयूटी भी गड़बड़ होने के कगार पे, रिजल्ट वगैरह काफ़ी लेट हो रहा है। तो इनसे जब नहीं हो पा रहा बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा तो ना परेशान हो, स्टेट वगैरह को जिम्मेदारी दे दो। तो इसी की बात चल रही है। और देखिए अगर संभव हुआ तो ऐसा हो जाए तो बेहतर ही है भाई, अच्छा हो, क्योंकि भाई बहुत बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाखों लाखों बच्चे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको सही तरीके से रिजल्ट भी ना आए। अब तो ये गया जमाना कि अच्छा हम रैंक ले आए, अच्छा नंबर लाएं। अब ये हो गया कि अच्छा हमारा एग्ज़ाम हो जाए फ्री एंड फेयर, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। खैर जो होगा अच्छे की हुआ, अच्छे के लिए होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, भगवान आपके साथ है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस आपके बैक टू बैक बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, एनरोल कीजिए। बस अपने एग्ज़ाम में बेहतर आप जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, गुड लक।